चलिए प्यारे छात्र छात्राओं, आज की कक्षा में हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर हिंदी में 4 देखेंगे। 3 तक पढ़ा दिया गया है। चैप्टर नंबर 4 पर फोकस करेंगे, नाखून क्यों बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? बात दरअसल यह है कि एक बार की बात है, पापा और उनके बच्चे दोनों रात में साथ में मान के चलिए सो रहे थे या बैठे थे, जो भी है। एक छोटा नादान सा बच्चा था और नादान सा बच्चा के बहुत अटपटांग क्वेश्चन होता है। वो कुछ समझता नहीं है, जो मन में आता बोल देता, पूछ देता है। मान लो एक बार हम देख रहे थे, एक बच्चा था, बल चंदा मामा नीचे में काहे नहीं चलते हैं, ऊपरे काहे रहते हैं। मान के चलिए अजीब अजीब सी, रोड पर गाड़ी काहे चलता है, गाड़ी पर रोड काहे नहीं चलता है, समझना। तो वैसा ही अजीब अजीब सवाल बच्चे क्या बोल देंगे, कुछ भी अता पता न है। उनके मन में कौन सा सवाल चलेगा, उसका जवाब दे पाना क्या होता है, मुश्किल होता है। ठीक उनकी बेटी 4-5-6 साल की होगी और लेखक से पूछ बैठती है, पापा जी ये नाखून जो है क्यों बढ़ते हैं। हम लोग नाखून को बार बार काट देते हैं, फिर भी नाखून मानता नहीं है, बढ़ते जाता है। 2-3 दिन बाद फिर काटते हैं, बोलते हैं हम उसको काट के छोड़ेंगे तुमको, फिर भी नहीं सुनता और हमेशा क्या होते रहता है, बढ़ते रहता है। लेखक के सामने मतलब ऐसा प्रश्न बच्ची के द्वारा, एकदम छोटी सी बालक के द्वारा रखा गया। समझ में बात आ रहा? कौन सा बात? नाखून क्यों बढ़ते हैं। जिनके चैप्टर का नाम है, जिनके लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह लेखक के सामने क्वेश्चन किनके द्वारा प्रस्तुत हुआ, उनके बच्ची के द्वारा। बाद बाकी हम लोग थोड़ा लेखक परिचय देख लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लेखक परिचय में हम लोग को याद रखना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, उनका जन्म स्थान कहाँ है, ये सब चीज हम लोग को ध्यान में रखना है। और कुछ उनके प्रमुख रचना को, बाकी बात विशेष हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर बताते हैं क्वेश्चन कहाँ कहाँ से उठाएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ था। याद रखेंगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था। ये कहाँ हुआ था? आरत दुबे का छपरा नहीं, ये कहाँ, भारत में एक स्थान है दुबे छपरा, बलिया, कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। द्विवेदी जी का साहित्य कर्म भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास की रचनात्मक परिणति है। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बांग्ला आदि भाषाओं ये उनके साहित्य के साथ इतिहास, सांस्कृतिक, धर्म, दर्शन और आधुनिक ज्ञान विज्ञान की व्यापकता व गहनता में बैठकर उनका आगाध पंडित नवीन मानववादी सर्जना और आलोचना की क्षमता लेकर प्रकट हुआ। ये सब बात कोई एग्जाम से तात्पर्य नहीं है, आगे ध्यान देंगे। वे ज्ञान को बोध और पंडित की सहृदयता में ढाल कर एक ऐसा रचना संसार हमारे सामने उपस्थित करते हैं जो विचार की तेजस्विता, कथन के लालित और बंद की शास्त्रीयता का संगम है। इस प्रकार उनमें एक साथ कौन, कबीर, तुलसी और रविंद्रनाथ टैगोर एकाकार हो उठते हैं। उनकी सांस्कृतिक दृष्टि अपूर्व है। उनके अनुसार भारतीय सांस्कृतिक किसी एक जाति की देन नहीं है, बल्कि समय समय पर उपस्थित अनेक जातियों के श्रेष्ठ साधनांशों के लक्षण
निरसंयोग से विकसित हुई है। आगे विद्यार्थी जी यहां से क्वेश्चन पूरा उठाएगा, क्वेश्चन यहां से उठाएगा। अभी आप लोगों को 2 4 5 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवा देते हैं जो पढ़े। पहला क्वेश्चन था चैप्टर नंबर 4 हिंदी में, चैप्टर का नाम क्या है? 3 चैप्टर वाला नाम सोचिए तो क्या था 3 में? तीसरा, भारत से हम क्या सीखें। दूसरा क्या था? पहला क्या था? पहला क्या था? जाति प्रथा, श्रम विभाजन और दूसरा था विष के दाग। तीसरा था भारत से हम, और चौथा था, यही बात पर चारों का हम एक बार रिवाइज करा देते हैं लेखक का नाम। पहला चैप्टर था श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इनके लेखक कौन हुए? दूसरा चैप्टर विष के दांत, लेखक कौन हुए? तीसरा चैप्टर भारत से हम क्या सीखें, लेखक कौन हुए? और चौथा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक। इसके बाद लेखक के जन्म कब हुआ था? 1907। लेखक के जन्म कब हुआ था? लेखक के जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? छपरा बलिया, कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यहां तक ध्यान में रखना है। अब हम लोग को याद रखने वाली बात यह है कि इनकी प्रमुख रचना कौन कौन से हैं। रचना ये बहुत से लिखे हैं, जैसे अशोक के फूल, आलोक पर्व, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। हम लोग थोड़ा सा यहाँ फोकस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उसी पर फोकस करेंगे। पहला हम लोग को याद रखना है, 1 नंबर में याद रखना है अशोक के फूल। 1 नंबर में क्या याद रखना है विद्यार्थी जी? अशोक के फूल। क्या याद रखना है? 1 नंबर में हम लोग को याद रखना है अशोक के फूल। दूसरा में याद रखना है विचार और वितर्क। दूसरा में क्या याद रखेंगे? और तीसरा याद रख लेना आलोक पर्व। ये सबसे ज्यादा भी आए हैं, और एक ये, ठीक है, एकदम ध्यान में रखना। अब देखो, प्राचीन भारत के कल्पात्मक विनोद नहीं भी रखोगे चलेगा। यहां याद रखना बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की कौन कथा? और फिर याद रखना है सूर साहित्य। क्या याद रखना है? क्या याद रखना है? चारू चंद्र लेख भी याद रख सकते हैं, चारू चंद्र लेख भी याद रखना है। और आगे याद रखना है, बोलो, कालिदास की लालित योजना भी याद रख लीजिएगा। और आगे ध्यान देना है। अब ये सब बात के बाद हम लोग को यहां याद रखना पृथ्वीराज रासो भी है। चलिए यहां पर ध्यान देंगे, उद्भव और विकास संदेशात्मक पृथ्वीराज रासो, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। यहां से मुख्य रूप से हम लोग को याद रखना है विश्व भारती या शांति निकेतन। विश्व भारती या शांति निकेतन ग्रंथ का संपादक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। विश्व भारती की बात करें या शांति निकेतन, उसी को कहते हैं, उनके ग्रंथ संपादक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब ध्यान देंगे, और एक ये उनका पत्रिका था, क्या था? तो याद रखेंगे विश्व भारती या शांति निकेतन पत्रिका का संपादन किसने किया? विश्व भारती या शांति निकेतन पत्रिका का संपादन किसने किया? याद रखेंगे विद्यार्थी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कहा जाता है द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर, कौन पर्व पर क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार। तुमसे क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, बताइए विद्यार्थी जी किस पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? आंसर क्या बताइएगा? आलोक पर्व। अब देखो, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। और ये क्वेश्चन तुमसे पूछेगा
लिट की उपाधि कहां से उनको मिला था? डिलीट की उपाधि कहां से मिला था? लखनऊ विश्वविद्यालय से उनको मिला था। क्या वे रख पाए कि या फिर लौटा दिए थे? भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान एवं लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डिलीट की उपाधि मिली। वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन विश्वविद्यालय, चंडी विश्वविद्यालय आदि में प्रोफेसर छोटा बात नहीं है, प्रोफेसर एवं प्रशासनिक पदों पर रहे और सन 1979 दिल्ली में उनका क्या हो गया? अब क्वेश्चन आप लोग से पूछते हैं। सबसे पहले हमको बताना है 4 गो प्रमुख रचना। कौन कौन बच्चे बता सकते हैं, जरा बताइएगा। अभी पूछेंगे 4 प्रमुख रचना। चार प्रमुख रचना। चलिए ध्यान देंगे, बहुत बच्चा को याद है। अशोक के फूल, आलोक पर्व, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्र लेख, और बताइए, सूर साहित्य, कालिदास की लालित योजना। अब हमको ये बताना है किस पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और डिलीट की उपाधि कौन दिया था? लखनऊ विश्व। यहां तक बात बनेगा। आइए हम लेखक परिचय पर कहानी खत्म करते हैं। थोड़ा सा इनका प्रमुख रचना हम लोग बता ही दिए थे, विचार और क्या वितर्क। यहाँ पर क्वेश्चन लेखक परिचय से हम लोग एक बार फोकस कर लेंगे। पहला क्वेश्चन फोकस करेंगे। क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन है? अगर जो आपसे पूछा जाए हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन है, क्या बताइएगा? ऑप्शन नंबर ए हो गया ना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए नाखून क्यों बढ़ते हैं, हिंदी में कौन सी विद्या है, तो क्या बताइएगा? ललित निबंध। क्या है जी? नाखून क्यों बढ़ते हैं, हिंदी में कौन सी विद्या है, क्या बताइएगा? आगे याद रखेंगे। ये ललित निबंध निम्न में कौन है? ललित निबंध निम्न में कौन है? और फिर आगे क्वेश्चन मिलता है नाखून क्यों बढ़ते हैं के रचनाकार कौन है? उसके बाद आगे बढ़ता है क्वेश्चन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब? 1900 दुबे छपरा। यही ना हो जाएगा। लेखक परिचय की सेवा क्या हो जाता है? आगे बढ़ेंगे। अब कहानी बहुत इंटरेस्टेड है। कहानी हम लोग का है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये आप जो फोटो देख रहे हैं ये नाखून से ही रिलेटेड फोटो है। पहले के समय में लोग जो होता था ये देखिए था। पहले के समय में लोग इस तरह से चलता था। थोड़ा धीरे धीरे मानवता का विकास हुआ, फिर इससे नहीं ऐसे करके चलने लगा। निहुरिए चलता था। पहले दोनों छरप छरप के, फिर थोड़ा झुक के, और उसके बाद थोड़ा उठ करके जरी कुबर नहीं है, फिर भी कुबरे हैं। अब यहाँ पर बूढ़ा जी बन गए। अब यहाँ पर देखिए एकदम शक्तिशाली बन गए। ये हो गए हम मानव। इनको हम लोग कहते हैं आदि मानव। ये पहले के समय में घर द्वार तो होता नहीं था। पहले लोग कहाँ रहता था? जंगल में। और जंगल में जब रह रहा था, बोलिए अभी जानवर के पास दिमाग है कि हमको किस तरह से बचना चाहिए? है। अगर जो बचने का उपाय जानवर को सूझता, बचने का उपाय है एक के चीज कि चल भाग, चल की कर भाग, मार रहा है काट रहा है भागो, वो भी समझता।
लेकिन मानव जब थोड़ा बुद्धिमान था जानवरों से, ये अपना उपाय जानता था हम कैसे बचेंगे। तो उस समय की बात है, आदि मानव के रूप में ये जो नाखून था ना, वही हमारा मतलब मेन औजार था। देखो, एक होता है अस्त्र और एक होता है शस्त्र, जिससे हम अपनी रक्षा करते हैं उसको कहते हैं अस्त्र, जिससे हम अपनी रक्षा कर लें, समझ रहा। आज इससे मतलब प्रहार किया जाए, मारा जाए, पीटा जाए, समझ रहा नहीं। जैसे ये की अमर है, ये है हमार कुछ अस्त्र है, ये हमारा शस्त्र है। और ये नाखून क्या, ये दांत क्या है, समझ में बात आ रहा। शरीर के अंग हमारा क्या है, बस अस्त्र है। ध्यान देंगे तो क्या हुआ, उस समय की बात है। उस समय क्या हुआ था, लोग आदि मानव दिमाग लगाया और दिमाग लगा करके सोचा कि ये नाखून जो है ना बड़े काम का चीज। किसी से लड़ना झगड़ना टूट पड़ना होता था तो किसका सहारा लेता था, नाखून की। थोड़ा दिमाग बढ़ा तो फिर नाखून के बाद दांत पर आया। दांत का भी नाखून से अगर जो काटना होता था तो मतलब मान लो टहनी को काट सकता था। नाखून ऐसा नहीं होता था, बहुत अच्छा अच्छा नाखून होता था। आप लोग सोच रहे होंगे नाखून ऐसा होता होगा सर, ऐसा। ये हो गया मॉडर्न युग, अभी का युग। अभी आधुनिक युग में नाखून ऐसा खुरपी के तरह, देखिए नेल पॉलिश देख रहे हैं। तो ऐसा नाखून उस समय इसके लिए नहीं था, नहीं। अब नाखून उस समय किस रूप में था, अस्त्र के रूप में। किस रूप में, ध्यान देंगे थोड़ी सी बात पर। ये धीरे धीरे मानवता का जैसे जैसे विकास हुआ, ये सब लेखक बता रहे हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो नाखून जो है ना हम लोग को पिछला जन्म का याद दिलाता है। या जिस समय इसका प्रयोग था उसको उस समय हमको नहीं मतलब काटता था, जखने काट देता शुरुए में, नहीं समझा। लेकिन उस समय हमको प्रयोग में लाता था, अपना रक्षा करता था, अपना बचाव करता था। अभी हमको खत्म करना चाहता, हम खत्म होने वाले, समझ में बात आ रहा ना। लेखक मतलब बच्ची को समझा रहे हैं इस कहानी के माध्यम से। आइए अब हम लोग कहानी में चलते हैं, ध्यान देंगे। देखो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये नाखून हम आपको दिखाएंगे, समझाएंगे। ये नाखून हम लोग, ये जो पॉलिश नेल पॉलिश है, इसमें चर्चा मिलेगा, आपको दिखाएंगे। बच्चे ऐसे होते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे बहुत दिल के सच्चे होते हैं। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाला प्रश्न कर बैठते हैं, नहीं बता, चक्कर में डाल देने वाला प्रश्न कर बैठते हैं। जैसे ए से एप्पल, एप्पल माने सेब, अब बचवा कह दो सेब काहे हो वो है। कुत्ता एप्पल माने काहे होता है, अब क्या जवाब दोगे, नहीं समझ रहा। तो अटपटांग सा क्वेश्चन, एकदम नादान सा। ये बालक जो है ना, ये बालक देख रहा, ये मासूम सा बालक बहुत काम के चीज है। ये बालक के वजह से आज हम लोग पढ़ रहे हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं। अन्यथा ही क्वेश्चन ना पूछता, ना हम लोग के सिलेबस में एक चैप्टर ऐड होता। ध्यान देंगे तो यहां से ये बच्चा स्केल जी है, ये देखो बाबू वहां होगा, देखिए ना वहां स्केल है, यहां तो नहीं है सर। ध्यान देंगे हाँ, ध्यान दीजिएगा। तो ये बच्चे ना अटपटांग सा क्वेश्चन कर बैठते हैं, और अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। पिता के सामने ये बच्ची क्वेश्चन पूछ दी कि पापा जी नाखून क्यों बढ़ते हैं, बाल क्यों बढ़ते हैं। बात समझ में आ रहा है ना बात। यहाँ से देखो, मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। किनके छोटी, लेखक के छोटी कौन, लड़की मतलब छोटी बेटी।
पूछ डाली, पापा जी आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? इस पर क्या हुआ? तो मैं कुछ सोच नहीं सका। अब अटपटांग सा क्वेश्चन पूछ देगी तो लेखक क्या सोचेंगे? मैं कुछ सोच नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं बच्चे। कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दे तो माँ बाप अक्सर उन्हें डांटा करते हैं। बच्चे अगर जो छोटा छोटा बच्चा नाखून बढ़ जाता है तो घर वाला डांटने लगते, ए नाखून नहीं काटल जाओ, ये तो खुरपी नहीं यार कर लिया। समझ रहे हो? और स्कूलों कॉलेजों में भी आप लोग देखते होंगे कि नाखून चेक किया जाता। नाखून बड़ा, टीचर सटाक सा मार दिए। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? पर कोई नहीं जानता कि ये अभागे नाखून इस प्रकार बढ़ा करते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे। ये अभागा जो नाखून है इसको हम काट देते हैं, फिर भी क्या कर लेता है बेचारा, कुछ नहीं बोलता, ले काट दे। चुपचाप दंड को क्या कर लेता है? स्वीकार कर लेता है। और कहते हैं लेखक, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। एकदम निर्लज, बेलज। नहीं कहा जाता घर से निकल, भाग, चल भाग हमारे घर से, फिर वो घूर के लो ना हमरा वो। सेम वही प्रक्रिया है कि हम नाखून को बार बार काटे जा रहे हैं, लेकिन नाखून मानने वाला ना है, निर्लज, बेलज। समझा रहे हैं कि रे बाबू तू नहीं आओ, तू नहीं बढ़, तोरा हम नहीं रहना देना चाहते, लेकिन ये निर्लज हो गया तो कहते रहो, हमरा कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, हम बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। ध्यान देंगे, निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही, जरी सा मौका पाते ही तुरंत घर घुस गलो, छूटते ही सेंध हाजिर। आखिर ये इतना बेहाया क्यों है? बेहाया मतलब समझ रहा नहीं? बेहाया एकदम एक गाड़ी दे दिए लेखक, एकदम बेहाया कहीं का। तुम आ गया फिर से, मतलब इसको हम भगाना चाह रहे, चल हट। लेकिन ये मानने वाला नहीं है, कुछ भी कह लेते, गाली दे देते, ग्लौज दे देते, अरे तू नहीं बार, तुरा हम देखे नहीं चाहो, ये ऐसा बात है, कुछ नहीं होगा, हम आएंगे तो हमको कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। आइए आगे पढ़ते। कहते हैं कुछ लाख ही वर्षों की बात, ज्यादा ना, कुछ लाख पहले वर्ष, ज्यादा वर्ष पहले नहीं, कुछ लाख साल पहले। सब हंस रहे, कुछ लाख साल पहले, समझ रहा? अभी की बात नहीं, एक लाख की बात नहीं, कुछ लाख। ऐसे 2 लाख का तेल तो नहीं लिख देते, 2 लाख साल पहले, 5 लाख साल पहले, कुछ लाख साल पहले की बात है, जब मनुष्य जंगली था। जब मनुष्य कुछ लाख साल पहले ना, आदमी इस रूप में नहीं था, अभी दिखाते हैं बुढ़ऊ रूप में। किस रूप में था याद कीजिए ना, अभी न बता। आई है हाँ, पहले कुछ लाख साल पहले ये बुढ़वा बुढ़िया ऐसा था, फिर थोड़ा बुढ़वा बुढ़िया विकास किया तो ऐसा बना, और धीरे धीरे बेचारा ऐसा बना, ऐसा बना, ऐसा बनते बनते ऐसा। और ये जो चीज आप देख रहे हैं, इनके बदन पे कपड़े नहीं हैं, इनके बदन पे कपड़े नहीं हैं। पहले के आदि मानव में, मनुष्यों में बाल बहुत ज्यादा होता था, बाल ही कपड़ा के काम करता था। मान लीजिए अभी आप बंदर को देख लेते हैं, हनुमान को देख लेते हैं, क्या वो कपड़े पहनते हैं? लेकिन क्या उनका धूप से रक्षा सुरक्षा के लिए बदन पे कपड़ा का काम कौन कर रहा? बाल। ठीक वही तरह से मानव में भी था, पहले बहुत ज्यादा बाल हुआ करता था। अब धीरे धीरे फैशन में अब तो बाल देखो एकदम उड़िया रहा है, खत्म हो गया आधा आधी बाल। अभी के समय में तो मानव धीरे धीरे इस तरह से विकास किया है। समझ में बात आ रहा है ना? आगे ध्यान देंगे, हम पढ़ते हैं आगे की बात। ध्यान देंगे, कुछ लाख ही वर्ष की बात है
जब मनुष्य जंगली था, बनमानुष जैसा है, दिखाए ना, मानुष नहीं, बन के मानुष, उसे नाखून की जरूरत थी या नहीं थी? उस समय नाखून की जरूरत थी या नहीं थी? उस समय जब जंगल में रहा करता था तो मनुष्यों को किसकी जरूरत थी? नाखून की। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। अपनी रक्षा के लिए बिना नाखून का उनको गुजारा नहीं था, बहुत जरूरी था। असल में वही उनके क्या थे? अस्त्र थे। असल में वही उनके क्या थे? दांत भी थे, नाखून भी थे, और साथ ही साथ अभी भी अस्त्र के रूप में दांत। कुछ नहीं होता है अभी भी कोई औजार, दत्ता है ये काट दबो, खचाक सा कुतबा दत्ता से नहीं, डोरा जैसे काटना होता, धागा काटना होता, कैची नहीं मिलो, लान लान जुठावे बारी है तो जुठो से ही काट दो। तो उस समय अभी भी जे बच्चा देखमी ने मारे उरे नहीं पारतो ने, वो पकाक सा एकदम पकड़ लो तो दत्ता एकदम लगता मासा घींच ले जा रहा ले। नहीं, कमजोर बच्चा क्या करता, अब तो अगर मार रहा नहीं, अब हवा ललको ने एकदम तोरा छोड़े पारतो। अभी भी बच्चा के लिए अस्त्र है ना दांत, एकदम उसका रक्षा के लिए दांत है। ध्यान देंगे उनकी जीवन रक्षा, नाखून के बाद क्या था? दांत भी। ये सब कहानी पढ़ने के बाद हम लोग का एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं। पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। एक नंबर में क्या था? नाखून। तो दूसरा नंबर में क्या था? दांत। अब ध्यान देंगे, उन दिनों उसे जूझना पड़ता था किन से? नाखून और दांत से। कोई अगर जो लड़ने आया तो किससे लड़ेंगे? दांत और नाखून से। जखने ये बुद्धि नहीं था कि गोली बंदूक पिस्तौल, जखने ये ज्ञान नहीं था कि लोहा वाला औजार बना के मारेंगे, जखने ये बुद्धि नहीं था कि पैना बना करके मारेंगे, ये सब ज्ञान उस समय नहीं था। धीरे धीरे ज्ञान बढ़ा, सारा चीज का निर्माण हुआ। मनुष्य अभी आविष्कार पर आविष्कार करते जा रहा, पता नहीं दुनिया में कितना चीज और आविष्कार होगा। नहीं, अब तो ऐसा है कि एक बार महायुद्ध होने दीजिए, सारा दुनिया क्या होगा? मर मिट जाएगा, समाप्त हो जाएगा, परमाणु बम विस्फोट हो जाएगा, है ना? क्या उस समय था हाइड्रोजन बम, परमाणु बम? अब देखिए मानव का ज्ञान। अब देखो क्या होता, प्रतिद्वंदियों प्रति मतलब मेरा प्रतिद्वंदी भी है कोई तो हम उनसे पछाड़ेंगे, लड़ेंगे तो किसके बदौलत? नाखून और दांत के। मतलब दुबल पातर जो अभी लड़ा होता लाठी पैना से, उस समय होता था नाखून और किससे? दांत से। नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था। फिर धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। धीरे धीरे थोड़ा ज्ञान बुद्धि बढ़ा ना, तो वो अपना छोड़ा नहीं, अपने अंग के मतलब छोड़ करके वस्तु को नहीं, कहाँ चला गया? हाँ, ध्यान देंगे। फिर आ गया बाबू, अच्छा यहाँ आ जाइए, ठीक है, ध्यान देंगे। एक्चुअली बात क्या है, थोड़ा सा ज्ञान बढ़ा, अब नाखून औजार से काम लेना उचित नहीं माना, थोड़ा ज्ञान बढ़ा, आराम से पत्थर का यूज करने लगा, ढेला मारने लगा, और ढेले से निर्माण कर दिया किसका? आग का। देखा अरे पथला पर एक पत्थर गिरा रे, आग निकल लो रे, ओकर दिमाग चमक लो रे, बन गए आदि मानव वैज्ञानिक। जखने खोज डालल के केकरा? आग के। समझ रहा नहीं बुद्धि कैसन बढ़? अरे ये नाखूनमा सब काम नहीं चलतो, उठाओ ढेलवा मारबे ढेलवे। देखिएगा, हम नहीं कह रहे, लेखक कह रहे। पत्थर के ढेले और पेड़ की डाले काम में लाने लगा। कौन सी? दूगो के बाद पहले शुरुआत में पत्थर के और पेड़ की डाल, मतलब समझ रहा नहीं, डंगरी उंगली लकड़ी उंगली काट के। रामचंद्र जी की बानरी सेना
रामचंद्र जी के कौन सेना? लंका जब जा रहे थे राम भगवान के कौन सेना? वानरी सेना के पास ऐसे ही अस्त्र थे। कौन अस्त्र था? नाखून था? पत्थर था? नहीं था, पत्थर से एकदम बांध दिए पुल को। ध्यान देंगे, उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए रखे। आप लोग देखे होंगे टीवी में, मतलब इंद्र देव जी को एक कवच पहने हुए रहते, वो हड्डी का कवच रहता। मतलब शरीर में इस तरह से बना करके, हड्डी के जैसा है ना फेफड़ा, वैसा बना करके क्या करते हैं? पहन लेते। बाहुबली मूवी में देखा, एकदम ऐसे करके चीरते जो हैं, नहीं एक कवच रहता। अगर जो आप गोली भी मारिएगा तो लौट जाएगा। चादर के रहेगा, लोहा के रहेगा, पार होगा? नहीं होगा। तो वो चीज होता है। तो उस समय किसका बनाया था? हड्डियों के भी बना था। देखिएगा, इन हड्डी के हथियारों में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक था देवताओं के राजा ब्रज, वही इंद्र। देवताओं के राजा ब्रज, ब्रज मतलब इंद्र, जो दधीची मुनि की हड्डियों से बना था। किसकी हड्डियों से बना था? क्वेश्चन पूछेगा। मतलब ब्रज का मतलब हथियार जो था, औजार था, किससे बना था? दधीची मुनि के हड्डियों से हथियार। समझ रहा है ना? ध्यान देंगे, उनसे धातु के हथियार भी बना। कुछ समय बढ़ा तो किसका हथियार बना? धातु माने लोहा, सोना, चांदी, ये सब धातु ना है, इसका हथियार बनने लगा। लेकिन हथियार के रूप में, ज्यादा औजार के रूप में किसका यूज होने लगा? लोहा का। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते, आगे विद्यार्थी जी अगला पैराग्राफ में कहते हैं लेखक, जिनके पास लोहे के अस्त्र और शस्त्र थे वे विजयी हुए। कुछ समय हुआ तो नाखून और दांत काम में आने वाला। नाखून और दांत के लिए हमको उसके पास जाना पड़ेगा, लेकिन शस्त्र से, अगर जो शस्त्र हम चलाएंगे तो उनके पास जाने की जरूरत। ध्यान देंगे विद्यार्थी जी, थोड़ी सी बात को हम समझाते हैं आपको। जब आदि मानव थोड़ा सा ज्ञान हुआ, आदि मानव को ज्ञान हुआ, तो सबसे पहले वो अपना औजार के रूप में क्या ढूंढा? नाखून और दांत ढूंढा ने, अपना बचाव के लिए, अपनी रक्षा के लिए। दूसरी बार आगे थोड़ा सा तो ध्यान देना, उससे पहले पत्थर, उसके बाद थोड़ा प्रयोग में लाने के लिए, अपना बचाव के लिए क्या यूज किया? उसके बाद याद किया कौची? लकड़ी। अरे लकड़ी पेड़ की डाली। और जब लकड़ी का आविष्कार किया ना, जब लकड़ी से दिमाग लगाया ना, तो जखने थोड़ा बुद्धि लगा लिया और बना लिया तीर धनुष। थोड़ा बुद्धि लगा करके फिजिक्स जान गया, अब फिजिक्स का अप्लाई कर दिया रूल और बना दिया तीर धनुष। जितना इधर तानता था उतना जोर से आगे बेग से तीर निकलता था। डिस्कुम पहले जितना भी रामायण महाभारत आप देखिए, सब एकदम तीरे वाला लड़ा है। अभी वाला फिल्म देखिए, बाहुबली या कुछ देखिए, तो एकदम ढिस्कुम ढिस्कुम खाली बम्बे बारूद वाला है ना। लेकिन पहले वाला फिल्म देखिए, तीर से लड़ा है। कैसे लड़ा है? तो देखिएगा, लकड़ी और धनुष। उसके बाद थोड़ा विकास हुआ, क्या हो गया? लोहा, धातु को जाना। अब लोहा जब हुआ ना, तो यहाँ पर यूज करने लगा लोग बंदूक, डिस्कुम डिस्कुम चलने लगा। अभी के समय में अस्त्र है किसी के पास? ये अस्त्र है किसी के पास? ये अस्त्र है। अभी के समय में सबके पास क्या है? बंदूक, शस्त्र, बम। एकदम उड़ा देंगे। अभी उड़ाया है बम से, अभी अभी पाकिस्तान में है ना ऑपरेशन सिंदूर, एकदम फोकस कर करके अपना सेना जो है कंप्लीट कर दिया एक लक्ष्य। आगे ध्यान देंगे विद्यार्थी जी। आइए, किस्सा में इंटरेस्ट बढ़ाना है, बढ़ाइएगा, इधर ध्यान दीजिएगा। प्यारे छात्र छात्राओं, कहा जाता है कहाँ पर थे, हेरा गए हम।
इससे पहले देखिएगा थोड़ा, हाँ यही वाला पढ़ाना है ना। कहा जाता है जिनके पास लोहे के अस्त्र और शस्त्र थे वे विजयी हुए। नहीं, बोलो ये नाखून वाला विजय होगा, दांत वाला अस्त्र शस्त्र मने इसके साथ ये अस्त्र हुआ मेरा, ये अस्त्र, ये अस्त्र हुआ और ये क्या हुआ, शस्त्र। अस्त्र और शस्त्र से विजय हुए देवताओं के राजा तक को मनुष्य के राजा से इसलिए सहायता लेनी पड़ी थी। देवताओं के भी राजा किससे सहायता लिए, मनुष्य से सहायता लेनी पड़ी थी कि मनुष्यों के पास लोहे के क्या था, अस्त्र था। असुरों के पास उनकी विद्याएं थी पर लोहे के अस्त्र नहीं थे। ध्यान देंगे, देखिएगा उस समय जब राजा देवताओं में लड़ाई होता था उस समय की बात है, उनका मनुष्यों से सहायता लेना पड़ा। किनको, देवता को। क्यों, क्योंकि मनुष्यों के पास क्या था, लोहे का शस्त्र था, लोहे का अस्त्र था, लोहे का क्या था, अस्त्र था। और जबकि असुरों मने राक्षसों के पास क्या था, विद्याएं थी। बोलो अस्त्र से काम चलेगा कि विद्या से? ध्यान देंगे, उनके पास विद्याएं थी पर लोहे के अस्त्र नहीं थे, शायद घोड़े भी नहीं थे। आर्यों के पास दोनों चीजें थी। आर्य विजयी हुए, फिर इतिहास अपनी गति से बढ़ता गया। नाग हारे, संपूर्ण हारे, यक्ष हारे, गांधर्व हारे, असुर हारे, राक्षस हारे, लोहे के अस्त्रों ने बाजी मार ली। सब लोग हार गया। किनके सामने, लोहे के अस्त्र के सामने सब लोग क्या कर गया, हार गया। आगे ध्यान देंगे, इसलिए आगे कहा जाता है क्या, इतिहास आगे बढ़ा। कहा जाता है पतीले वाली बंदूकों ने, कौन, पलीते वाली बंदूकों ने, कारतूसों ने, तोपों ने, बमों ने, बम वर्षक वायुयानों ने। कहां चला गया जी, हाँ, बम वर्षक वायुयानों ने इतिहास को किस कीचड़ भरे घाट तक घसीटा है, यह सबको मालूम है। नखदर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर क्या पड़ा है, चल पड़ा है। पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। इतना निर्माण होने के बाद, इतना सारा चीज खोज होने के बाद नाखून बेहाया अभी तक माना, वो फिर भी क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। इधर मेरा काम होते जा रहा है। ध्यान देंगे, अब भी प्रकृति मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रही है। अभी वह याद दिला देती है कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता है। तुम वही लाख वर्ष पहले के नख दंतावलंबी जीव हो, पशु के साथ एक ही सतह पर विचरण करने वाले, चरने वाले हो। ध्यान देंगे, लेखक कहते हैं कि ये नाखून इसलिए बढ़ रहा है कि आपको याद दिलाना चाहता है, लाख वर्ष पहले आप भी, यही नाखून आपके लिए सबसे ज़्यादा क्या था, उपयोगी था। आप इसको मतलब अभी काट रहे हैं तो भी क्या हुआ, हम आपको याद दिलाते, जखने मेरा ज़रूरत था तो रखिएगा, अभी ज़रूरत नहीं हटा दीजिएगा। नहीं समझा, ऐसा नहीं करना है। मतलब इनके कि कौन कह रहा, नाखून कह रहा हम लोग से, हम लोग नाखून को काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं। बहुत सारा बच्चा को देखते हैं हाथे से काट दल को। बचपन में याद होगा तुम लोग को, स्कूल में सर जी चेक, मुंह आंगुरी में एकदम फटाफट। ध्यान देंगे तो आगे विद्यार्थी जी हम लोग 11 तक पढ़ लिए हैं, इसमें और बचा है 4 5 6 स्लाइड और है, 19 तक है, 11 तक पढ़ा दिए हैं। इसमें थोड़ा और हम आगे जो है
आगे की कक्षा कल हम बताएंगे। कितना नंबर से? 13 नंबर से। याद दिला दीजिएगा, 13 पैराग्राफ से हम लोग कल की कक्षा में सीखेंगे। अभी रुकिएगा, अभी माइट होगा इतनी जल्दी। ये रे रे